हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको बक्सर विद्रोह के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो बक्सर वीडियो में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको टाइपिंग विद्रोह के बारे में विस्तार से बता दिया हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो हिस्ट्री ऑफ चाइना और जापान का थर्ड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बक्सर विद्रोह। देखिए, बक्सर विद्रोह क्या है, चलिए समझते हैं बक्सर विद्रोह के पृष्ठभूमि को। चीन के इतिहास में बक्सर विद्रोह का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह विद्रोह ई हो चौहान नामक एक गुप्त संस्था से संबंधित था। मतलब बक्सर विद्रोह जो था ना, वह ई हो चौहान नामक एक गुप्त संस्था से संबंधित था। इस संस्थान के सदस्य ने ई हो चौहान नामक संस्था के सदस्य ने 1899 में चीन के अंदर से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एक विदेशी विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान में मुक्का मारकर विदेशियों को भगाने की कोशिश की गई। इस कारण इसे बक्सर विद्रोह कहा जाता है। क्योंकि बक्सर विद्रोह हुआ क्यों, देखिए, चीन में एक ई हो चौहान नामक का एक गुप्त संस्था था। उसके सदस्य ने क्या किया, 1899 में चीन के अंदर से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एक विदेशी विरोधी अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने क्या किया, विदेशियों को मुक्का मारकर भगाने की कोशिश की गई। इस कारण इस विद्रोह को बक्सर विद्रोह कहा गया। तो चलिए देखते हैं बक्सर विद्रोह के कारण। देखिए, बक्सर विद्रोह का पहला कारण क्या है, चीनी सरकार की निर्बलता, अर्थात चीनी सरकार की दुर्बलता। चीन में इस समय मंचू सरकार शासन कर रही। चीन में इस समय कौन शासन कर रहे थे, तो वह मंचू सरकार कर रही थी। वह विद्रोह को दबाने के लिए अक्सर विदेशी शक्तियों से मदद मांगते थे। मतलब चीन में उस समय कोई भी विद्रोह होता था ना, तो मंचू सरकार खुद से दबा नहीं पाती थी। उसको दबाने के लिए विदेशी शक्तियों की सहायता लेती थी। इससे चीनी सरकार की निर्बलता का पता चलता है। मतलब इससे चीनी सरकार की दुर्बलता का पता चलता है, जिस कारण चीन के लोग आवाज़ उठाने लगे थे कि विदेशी शक्ति के साथ गठबंधन करके देश चलाने वाले को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो सरकार अपने से कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात दूसरे पर निर्भर है, वो निर्भर है, उसे सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच चीन के चालू नदी पर भीषण बाढ़ आई। मतलब चालू नदी पर क्या है, भीषण बाढ़ आई, जिस कारण लोगों के जान माल में भारी क्षति हुई तथा चीनी सरकार मदद करने में असफल रही। क्योंकि क्या, चीनी सरकार कमज़ोर थी, जिस कारण जब चालू नदी पर बाढ़ आया तो उसमें जो नुकसान हुआ जिसकी सहायता मंचू सरकार करने में असफल रही। इससे चीनी सरकार की कमजोरी स्पष्ट हो गई और जनता में आक्रोश की भावना बढ़ने लगी। इससे पता चल गया कि चीनी सरकार कितना कमज़ोर है, जिस कारण जनता में क्या हो, आक्रोश की भावना बढ़ गया और वे विद्रोह कर सरकार को सत्ता से हटाने का प्रयत्न करते रहे तथा विदेशियों को भी देश से बाहर निकालने के लिए विद्रोह आरंभ कर दिए थे। तो चलिए देखते हैं बक्सर विद्रोह का द्वितीय कारण, चीन पर विदेशी शासन की स्थापना का भय। मतलब चीनियों को डर था कि कहीं चीन पर विदेशी अपना शासन स्थापित ना कर दे। चीनी सरकार की कमज़ोर स्थिति और चीन में विदेशी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव को देखकर चीनी नागरिक ने देश की सत्ता विदेशियों के हाथों में जाने का भय सताने लगा था। क्योंकि क्या, उस समय चीन की सरकार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, अर्थात वो कमज़ोर हो गया था तथा क्या, लगातार विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, जिस कारण चीनी नागरिकों को डर था कि कहीं विदेशी शक्ति हमारे देश पर हस्तक्षेप ना कर ले। इसी दौरान पश्चिमी देश भारत एवं फिलीपींस में विदेशियों ने अपना सत्ता स्थापित कर लिया। जिस समय चीनी लोग डर रहे थे कि कहीं विदेशी हमारे देश पर हस्तक्षेप ना कर ले, उसी समय क्या हुआ, भारत एवं फिलीपींस में क्या विदेशियों ने अपना सत्ता स्थापित कर दिया। यही देखकर चीनी नागरिकों में देश को विदेशियों के हाथों में जाने से बचाने की भावना प्रबल होने लगी। यही घटना देखकर उनके मन में भय और अधिक बढ़ गया तथा वे नहीं चाहते थे कि चीन पर विदेशियों का हस्तक्षेप बढ़े, जिस कारण चीनी जनता के मन में विद्रोह की भावना और प्रबल हो गई। तो चलिए देखते हैं बक्सर विद्रोह का तृतीय कारण, यूरोपीय पूंजीपतियों के प्रति घृणा। मतलब यूरोपीय जितने पूंजीपति लोग थे ना, उससे क्या, चीनीवासी घृणा करते थे।
यूरोपीय चीनी में व्यापार करने के लिए आए थे। यूरोपीय जो थे ना वो चीन में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु धीरे धीरे वे चीन के संपूर्ण व्यापार को अपने नियंत्रण में ले लिए। यूरोपीय चीन में व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु उसने क्या किया, धीरे धीरे पूरे व्यापारिक क्षेत्र पर अपना कब्जा बना लिए। देश के प्रमुख उद्योग जैसे रेलवे और कारखानों पर यूरोपीय पूंजीपतियों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब प्रमुख उद्योगों में क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया, जिस कारण चीनी लोगों के मन में यूरोपीय पूंजीपतियों के प्रति घृणा की भावना बढ़ने लगी। जिस कारण चीनी लोगों के मन में क्या, यूरोपीय पूंजीपतियों के प्रति क्या, घृणा की भावना बढ़ने लगी। लेनिन के अनुसार चीनी यूरोपीय लोगों से नहीं बल्कि उन यूरोपीय पूंजीपतियों से घृणा करते थे जो उनके देश में उनके व्यापारिक हितों को मार रहे हैं। लेनिन का कहना था ना कि चीनी लोग यूरोपीय लोगों से घृणा नहीं करते हैं बल्कि उन यूरोपीय पूंजीपतियों से घृणा करते हैं जो उनकी व्यापारिक हितों को मार रहे हैं, अर्थात व्यापारिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बॉक्सर विद्रोह का चौथा कारण, धार्मिक कारण। देखते हैं धार्मिक कारण क्या है। चीन में विदेशी व्यापारियों के साथ साथ ईसाई धर्म प्रचारक और पाद्री भी चीन आए थे। मतलब चीन में व्यापार करने के लिए विदेशी के साथ साथ कौन आए थे, ईसाई धर्म प्रचारक और पाद्री भी आए थे। वह चीन में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, जिससे ईसाइयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी तथा बड़ी संख्या में चीनी नागरिक ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे। क्योंकि वे चीन में क्या, धर्म का प्रचार करने के लिए ही आए थे, जिस कारण क्या हुआ, लगातार ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था और ईसाइयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी बीच क्या हुआ, बड़ी संख्या में चीनी नागरिक भी क्या हुआ, ईसाई धर्म को अपनाने लगे। इन चीनी ईसाइयों को विदेशियों से कई सुविधा मिलने लगे थे और उन्हें क्या, ईसाई धर्म अपनाने पर कई सारी सुविधा दी जा रही थी, जिस कारण वे बहुत ही अधिक मात्रा में ईसाई धर्म को अपनाने लगे थे। यह चीनी ईसाई चीन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का खंडन करने लगे थे। और जो चीनी लोग थे ना, जो चीनी लोग थे और ईसाई धर्म को कबूल कर लेते, वे क्या कर रहे थे, चीन की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का क्या, खंडन कर रहे थे, मतलब उसको नहीं मान रहे थे। जिस कारण से इन ईसाइयों के प्रति क्रोध की भावना बढ़ने लगी थी। जिस कारण चीनी लोगों के मन में क्या, इन चीनी ईसाइयों के खिलाफ क्या, क्रोध की भावना बढ़ने लगी थी और उनके खिलाफ क्या, विद्रोह करना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं बक्सर विद्रोह का पांचवा कारण। देखिए बक्सर विद्रोह का पांचवा कारण क्या है, विदेशी विरोधी भावना। विदेशी शक्तियों से चीन का पराजय होने के कारण चीन विदेशियों का एक अड्डा बन गया था। क्योंकि क्या, विदेशी लोग क्या किए थे, चीन को पराजित कर दिए थे, जिस कारण चीन में विदेशियों का एक अड्डा बन गया था। इसी बीच चीन के बहुत से छात्र विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए हैं और वापस आकर विदेशियों की शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आदि की तुलना चीन की व्यवस्था से करने लगे। इसके बाद अपने देश की दुर्दशा का कारण इन विदेशियों को पाया, जिस कारण इन विदेशियों को देश से निकालने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि हुआ क्या, विदेशी लोगों से चीन पराजित हो गया था, जिस कारण चीन में क्या हुआ, विदेशी शक्तियों का अड्डा बन गया, जिस कारण चीन के बहुत सारे छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे और वहाँ से जब वापस आए ना, तो उसने क्या किया, विदेशियों की शिक्षा व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था की तुलना चीन की व्यवस्था से की। जिसके बाद उन्हें पता चला कि चीन की दुर्दशा का मुख्य कारण विदेशी ही है, जिस कारण विदेशियों को देश से निकालने के लिए उसने योजना बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई सुधार योजना और आंदोलन चलाया। विदेशियों को क्या, अपने देश से बाहर निकालने के लिए कई योजना बनाया, जिसके तहत उसने क्या, कई सुधार योजना और आंदोलन चलाया, परंतु विदेशियों ने उसे नाकाम कर दिया। मतलब ये तो चाहते थे कि विदेशियों को अपने देश से बाहर निकालेंगे, परंतु विदेशियों ने इसे नाकाम कर दिया। इस वजह से चीन के नागरिकों को पता चल गया कि देश का विकास विदेशियों ने ही अटका कर रखा है। इस घटना के कारण क्या, चीन के लोगों को पता चल गया कि चीन के विकास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये विदेशी लोग ही हैं, जिस कारण देश में विदेशियों के विरुद्ध एक विद्रोह की लहर उठने लगी और चारों तरफ एक ही नारा गूंजने लगा, देश को बचाओ, विदेशियों को नष्ट करो। जिस कारण क्या, देश के लोग क्या किए, विदेशियों के विरुद्ध एक विद्रोह प्रारंभ करते हैं विदेशियों के लिए, और चारों तरफ एक ही नारा गूंजने लगा कि देश को बचाओ और विदेशियों को नष्ट करो, देश को बचाओ और विदेशियों को नष्ट करो। इस प्रकार हमने बक्सर विद्रोह के 5 कारणों को देखा। चलिए अब देखते हैं बक्सर विद्रोह के परिणाम।
चूँकि बक्सर विद्रोह असफल रहा क्योंकि विदेशियों द्वारा क्या किया गया, इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो चलिए देखते हैं बक्सर विद्रोह के परिणाम। चीन के जान माल की हानि। बक्सर विद्रोह के कारण क्या हुआ, चीन के जान माल की हानि हुई। विद्रोह की शुरुआत होते ही चीनी ईसाइयों के घरों में लूटपाट की जाने लगी तथा बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों की हत्या कर दी गई। मतलब जैसे ही विद्रोह आरंभ हुआ ना, क्या किया गया, चीनी ईसाइयों के घरों में लूटपाट किया गया, बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों की हत्या कर दी गई, जिस कारण हालात बेकाबू होने लगा। नतीजा, विदेशी सैनिकों को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिस कारण क्या हुआ, हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया। मजबूरन क्या किया गया, मजबूरन विदेशी सेना को क्या इस विद्रोह में क्या शामिल होना पड़ा और हस्तक्षेप कर इसे रोकना पड़ा तथा सैनिकों ने विद्रोह को दमन करने के लिए कई गांवों और नगरों को जला दिया तथा सैनिकों ने क्या हस्तक्षेप किया और क्या विद्रोह को दबाने के लिए उसने क्या किया, कई सारे गांवों और नगरों को जला दिया तथा बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला, जिस कारण बहुत अधिक मात्रा में जान माल की क्षति हुई। तो चलिए देखते हैं बक्सर विद्रोह का अगला परिणाम। चीन में विदेशी ताकत को मजबूत होना। बक्सर विद्रोह के कारण क्या हुआ, चीन में विदेशी ताकत मजबूत हो गया। विद्रोह को कुचलने के बाद 7 सितंबर 1901 को चीन और पश्चिमी देशों के बीच संधि हुई। इस संधि को बक्सर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में चीन को 45 करोड़ टाइल देना पड़ा तथा दूतावासियों की रक्षा के लिए विदेशी सेनाओं को तैनात करना पड़ा तथा दूतावासियों की रक्षा करने के लिए विदेशी सैनिकों को तैनात करना पड़ा। इसके अलावा बहुत से फैसले ऐसे लिए गए जिसके कारण चीनी सरकार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और पुनः चीन को विदेशियों पर आश्रित होना पड़ा। क्योंकि हुआ क्या, विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया गया, 7 सितंबर 1901 को चीन और पश्चिमी देशों के बीच क्या एक संधि हुआ। इस संधि का नाम क्या था, बक्सर प्रोटोकॉल। इसके तहत क्या किया गया था, क्षतिपूर्ति के रूप में चीन को 45 करोड़ टाइल देना पड़ा था तथा दूतावासियों की क्या रक्षा के लिए विदेशी सेनाओं को तैनात करना पड़ा था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए थे जिसके कारण क्या चीन सरकार की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी तथा इस प्रकार चीनी सरकार क्या हो गया, कमजोर हो गया और पुनः क्या चीन को विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा। 1911 की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होना। मतलब बक्सर विद्रोह के कारण क्या हुआ, 1911 का चीनी क्रांति हुआ। बक्सर विद्रोह भले ही असफल रहा परंतु इसने 1911 ईस्वी की चीन क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। बक्सर विद्रोह क्या रहा, असफल रहा, लेकिन इसके कारण क्या हुआ, 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति हुई। बक्सर प्रोटोकॉल की संधि के बाद चीनी पूर्णतः विदेशियों पर निर्भर हो गया तथा बक्सर प्रोटोकॉल की संधि के बाद क्या चीन पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर हो गया क्योंकि पूरी चीन की सरकार बहुत कमजोर हो गई, इस कारण उसे पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर होना पड़ा था। इस वजह से चीनी नागरिकों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, जिस कारण चारों ओर सरकार की निंदा होने लगी, जिस कारण क्या हुआ, चीनी नागरिकों में क्या असंतोष की भावना बढ़ती चली गई तथा चीनी सरकार के खिलाफ क्या आक्रोश की भावना भी बढ़ते चला गया। चीनी सरकार जो विदेशियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी थी उसको उखाड़ फेंकने की इच्छा और भी प्रबल हो गई। चीनी सरकार को चीन की जनता उसकी शासन व्यवस्था से क्या उखाड़ फेंकना चाहते थे क्योंकि वह विदेशियों की कठपुतली बनकर रही थी। वह नाम मात्र ही सरकार थी, बाल बाकी सारा फैसला कौन लेते थे, विदेशी लेते थे, जिस कारण उसको सत्ता से हटाने पर जोर दिया गया। इस कारण से चीन में 1911 ईस्वी की क्रांति हुई, जिस कारण क्या हुआ, चीनी सरकार को हटाने तथा विदेशियों को चीन से भगाने के कारण क्या हुआ, 1911 ईस्वी की चीन की क्रांति हुई। इस प्रकार हमने बक्सर विद्रोह के 3 परिणामों को देखा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिस्ट्री ऑफ चाइना और जापान से रिलेटेड सभी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।